Welcome back, students. Welcome to you on the same platform of English Planet. Today, we'll continue the rest part of the synthesis. आज भी synthesis के बाकी के पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे. आज जो सब टॉपिक है वो है to join two or more simple sentences into a complex sentence. इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना. फिर से हम एक बार आपसे कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में ले. मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, उसमें दो क्लॉजेस होते हैं. ठीक है, और उन दो क्लॉजेस में से, क्लॉज मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश. ठीक है, उन दो क्लॉजेस में से एक जो है वो मेन क्लॉज होता है जो अपने अर्थ में बिल्कुल फ्री रहता है. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है. उसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ती है. दूसरी बात, ठीक है. तो बहुत सारे कायदे कानून और नियम हैं. ठीक है, और लेकिन कुछ एक बातें हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि समझ करके भी कुछ चीजें हैं जिनको आप केवल थोड़ा सा ध्यान दे लें, वो रट ले, उसको लर्न बाय हार्ट कर ले, तो उन चीजों से जोड़ेंगे. जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बेसिकली कुछ स्पेशल टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का ही यूज किया जाता है. वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जॉइंट सेंटेंस होगा वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप. बहुत ज्यादा नियम कायदा कानून में जाने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा आप रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से आप बिल्कुल कंफर्म रहें, क्योंकि इन चीजों का यूज जो है आप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने आप ही बनेगा, कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा. ठीक है, बहरहाल नाउ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रूल्स, अलग अलग रूल्स हैं. आपको मालूम है कि क्लॉजेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं बेसिकली. ठीक है, क्लॉज जो होता है पूरा का पूरा एक सेंटेंस, ठीक है, जब नाउन की तरह काम करे किसी सेंटेंस के लिए. ठीक है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो, एक प्रेडिकेट भी हो. आई विल शो यू इन द एग्जांपल. दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में काम करता है. ठीक है, तो एक नाउन क्लॉज उसको कहते हैं. ठीक, एक नाउन का वर्क करता है पूरा का पूरा एक सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. राइट, वो दूसरे सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का वर्क करेगा. तो जब नाउन का काम करेगा तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा. और ऐसे ही जो है कुछ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं एक सेंटेंस को. ठीक है, जो दूसरे सेंटेंस में उपस्थित किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है. इसी तरीके से किसी एक सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं जो दूसरे सेंटेंस के किसी वर्ब के लिए एडवर्ब का काम करता है. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस. राइट, so by using noun clause, यानी कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस में से एक किसी एप्रोप्रिएट सिंपल सेंटेंस को नाउन क्लॉज में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना,
वो बेसिकली क्या होता है, दैट होता है। और हिंदी में इसका मतलब जो है वो कि आता है। ठीक है, जब ये दैट जो है नॉर्मल एक प्रोनाउन होगा तो वह का अर्थ देगा। ठीक है, और जब एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये वर्क करेगा तो हिंदी में की का अर्थ आता है, राइट। तो दैट का बेसिकली यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस को नाउन क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट अस सी बाय टेकिंग एन एग्जांपल। You are a thief. It is known or सिंथेसिस करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में जोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इसका अर्थ समझते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस यू कैन डू इट वेल। अब सिंथेसिस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सिंथेसिस में आप सेंटेंस को इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेंटेंस के वर्ड्स को भी इधर उधर कर सकते हैं, अपने पास से कुछ वर्ड लगा सकते हैं और अपने ही मर्जी से कुछ वर्ड जो है वो हटा भी सकते हैं, राइट। पर सेंटेंस सही होना चाहिए और उसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन या एक रिलेटिव एडवर्ब से ही जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से समझे और इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तुम एक चोर हो, सभी को पता है, ये सभी को पता है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, हिंदी में जोड़ो तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होना है। ये लगा करके, की लगा करके, सबको पता है, ये सबको पता है कि तुम चोर, ठीक है, यह सबको पता है कि तुम चोर हो। यानी कि ये वाला दिस सेंटेंस विल बी रिटन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नोन टू ऑल, ये पूरा हो गया, ठीक है। दैट यू आर आ थीफ, ठीक है। अपने आप ये क्या हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया, ये सबको पता है, और कि तुम चोर हो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और देखें आप कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एक नाउन क्लॉज भी है, कैसे ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे, अगर इसमें आप नोन में क्या जोड़ दें, पता है क्या कि तुम चोर हो, तो जो क्या का जवाब देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। जानने का सीधा असर इस क्लॉज पर पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस, हमने आपको बहुत पहले कभी बताया था कि पूरा का पूरा सेंटेंस नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, इसको आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज। यहां पे ये क्लॉज जो है इस वर्ब के लिए नाउन का वर्क कर रहा है, राइट। इसको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट यू आर अ थीफ, कि तुम चोर हो, ये सबको पता है। ऐसे भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो ये जब पहले हो जाएगा तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको पहले भी कर सकते हैं कि तुम चोर हो, ये सबको पता है। दैट्स वेरी सिंपल सेंटेंस। ट्राई टू सॉल्व अ सेंटेंस आई एम गिविंग। One sentence, write it down. You were, because she was buying, B-U-Y-I-N-G, buying vegetable. So I saw her in the market. Right? Try to do it and solve it. That I saw her in the market. She was buying vegetables. Wrong. Take the help of Hindi, then you can make it correct. I saw her in the market that she buying vegetable. I saw her in the market. मैंने उसको मार्केट में देखा कि She buying vegetable. she was buying vegetable. इसमें से फाइनाइट वर्ब रिमूव ना करें, ठीक है? ये आप सिंपल सेंटेंस नहीं बना रहा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? I saw her in the market that she was buying vegetable. तो सर ये भी मैंने लिखा, दैट पहले कर दिया है। तो वो सेंटेंस जो है आपने पहले किया है ना, That I saw her in the market. She was buying vegetables. so if you look at this, the second point of complex sentence, if you look at this, the first one was by using noun clause, the second one is by using adjective clause, ठीक है? इसका मतलब ये कि एक क्लॉज ऐसा होगा जो दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, तो वो एप्रोप्रिएट का चुनाव आप खुद कर सकते हैं। हमने कहा बार बार हेल्प लीजिए इसके हिंदी के मीनिंग, तो आराम से आप चीजों को इधर उधर करके सेट कर सकते हैं। I met a boy, the boy was blind. मैं एक लड़के से मिला, लड़का अंधा था। अब इन सब में से किसी एक का एप्रोप्रिएट यूज करके आप इसको हिंदी में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप पता चल जाएगा, ठीक है? तो क्या मिलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक लड़के से मिला जो अंधा था, ठीक है? है ना, ये हु का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हु जो है वो मनुष्य के लिए यूज होता है, विच जो है इसका भी अर्थ जो है, लेकिन ये जानवर और वस्तु के लिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मैं एक लड़के से मिला जो अंधा था, तो ये वाला सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, आई मेट अ बॉय। अब फिर आप जो है ये नहीं लिखेंगे, आपके मन, आपने जो इसको समझा है जोड़ करके वो लिखेंगे, जो अंधा था, जो के लिए लगा देंगे हु, ठीक है? फिर द बॉय लिखने की जरूरत नहीं है, जो अंधा था, आखिर वॉज अप्लाई, फिर I met a boy who was blind.
तो अगर आप देखें तो किस तरीके से ये पूरा का पूरा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज बिकॉज इट मॉडिफाइज दिस नाउन। व्हाई? इस नाउन की विशेषता बता रहा। क्लॉज और फ्रेज जो होते हैं वो अपने नाउन के जिसको वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव होता ब्लाइंड खाली तो यहां हो जाता, लेकिन ये क्लॉज है इसलिए ये नाउन के बाद आता है, राइट। सो हियर इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द वर्ड व्हाई, ठीक। तो इसमें देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको खाली बोलेंगे जो अंधा था तो ये पूरा इनकम्प्लीट इन सेंस है, अर्थ तो सही नहीं दे रहा। इसको जो है इसकी जरूरत है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये मेन क्लॉज, राइट। Now students, look at the third point of this complex sentence by using adverb clause। इसमें क्या होगा कि दिए हुए सेंटेंसेस में से, सिंपल सेंटेंस में से किसी एक एप्रोप्रिएट को, ठीक है, किसी एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस को इन तमाम रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके, ठीक है, और कौन सा एडवर्ब कहां और किस परिस्थिति में लगेगा ये सब लिखा हुआ है, यूज करके एक एडवर्ब क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जब आपको एहसास टाइम का हो उस सेंटेंस के अंदर तो इनमें से कोई एक एप्रोप्रिएट रिलेटिव एडवर्ब या इनमें से कंजंक्शन का यूज करके आप एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। जब आपको एहसास हो कि बात दोनों में जगह की हो रही है तो यहां पर वेयर है, वेयर मतलब यहां जहां है, और वेयर एवर मतलब जहां कहीं, ठीक है। जब बात कुछ एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस का रीजन छिपा हो तो बिकॉज या सिंस का यूज कर लेंगे। जब दो सेंटेंस में किसी चीज की तुलना हो रही, कंपैरिजन, तो उस हिसाब से देन और सो एज का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जब कंट्रास्ट हो, दो अंतर विरोधी बातें हो, ठीक है, तो ऑल्दो का यूज किया जाएगा। सो दैट कब यूज करेंगे? पर्पस, किसी काम का पर्पस का सेंस आ रहा हो, और रिजल्ट का तब यूज करेंगे जब एक काम हो रहा हो उसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। ये सब चीजें आपको सेंस, ये जो सेंस है वो आपको दिए हुए सेंटेंस में आराम से मिल जाएगा। इफ यू लुक एट दिस, है ना, क्या है? आई कंटिन्यूड स्टडी, मैंने पढ़ना जारी रखा, मेरे पिता नहीं आए, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सारी बातें, ये सारे जो है रिलेटिव एडवर्ब आपके आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इन्हीं से बनेगा, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है एक क्लॉज जो है वो मेन वर्ब के लिए एडवर्ब का काम करेगा, एक सेंटेंस जो है जिसको क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने पढ़ना जारी रखा, मेरे पिताजी नहीं आए, इसको जोड़ने की कोशिश करें इनमें से एक लेकर के, ठीक है, तो आपको एहसास होगा कि इसमें बात समय की जैसी हो रही है, ठीक है। कैसे आएगा? मैंने पढ़ना जारी रखा जब तक मेरे पिताजी नहीं आए, बोलते हैं ना। आप देखो तक नहीं के लिए ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आए, मैंने पढ़ना जारी रखा है, पहले लिख देंगे, जो हिंदी में आ रहा वही लिखोगे, कंटिन्यूड स्टडीइंग, राइट। जब तक मेरे पिताजी नहीं आए, और तक नहीं के लिए क्या यूज करते हैं? अनटिल, ठीक है। तक नहीं हो गया इसमें, ठीक है। मेरे पिताजी आए, अब क्या हो जाएगा? माय फादर, और ये
केम। केम क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां तक और नहीं दोनों आ गया, तो निगेटिव का सेंस तो इसी में आ गया। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव के रूल से रीराइट किया जाएगा। मेरे पिताजी आए और तक नहीं तो यहां आ गया। सो इसी तरीके से सेंस जिस तरीके से मिलता जाएगा और उसी में से इंपॉर्टेंट जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। जैसे अगर हम रीजन करें, ठीक है, तो इसमें देखिए हम दो सेंटेंस बोलेंगे, आपको लगेगा इसमें कि कुछ रीजन हो रहा है, ठीक। His father was ill, he came late, right? His father was ill, he came late. उसके पिता बीमार थे, वो देर से आया। अब इनको जोड़ेंगे, इनमें से कोई एक, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या मिलेगा? रीजन मिलेगा। वह देर से आया क्योंकि उसके पिता बीमार थे, तो ये लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ही केम लेट बिकॉज हिज फादर वॉज। So write one more sentence. I am taking example from this contrast. कंट्रास्ट वाला थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, ये अंतर विरोध क्या होगा, ठीक है। एक सेंटेंस बोल रहे हैं, he is poor, he is poor। दूसरा सेंटेंस है he is honest। इसको जोड़ने की कोशिश करें, इनमें से कोई एक लेकर के। वो पुअर था, वो पुअर है, लेकिन ईमानदार। वो गरीब है और ईमानदार है। और से जोड़ेंगे, यही तो फर्क है कि आप फ्री नहीं हैं। जहां आपने और से जोड़ा, एंड से जोड़ा, तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे, मेन क्लॉज होगा। वह गरीब है, वो ईमानदार है। तो आपने वैसे ही लिख दिया, किया क्या इसमें? यद्यपि वह गरीब है, वो ईमानदार है, ऐसे बोला जाता है ना। तो यद्यप के लिए क्या यूज करते हैं? तो यद्यप पहले लिख देंगे, although he is poor, he is, कॉमा लगाएंगे बाद में, he is honest। आपके पास ध्यान रखिएगा, आपके पास लिमिट है इन्हीं वर्ड्स की। इन वर्ड्स से जोड़ेंगे, इन कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलग हैं, that will be taught in the next class. I think you would have liked this simple way of learning how to join two simple sentences to make a complex sentence. So keep continue watching my channel and subscribe to my channel. Thank you very much.